नमस्कार दोस्तों, उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को इतिहास की प्राचीन संवतों के बारे में बताऊंगा, जिसके अंतर्गत विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, बल्लभी संवत, कलचेरी चेदी संवत, कल संवत के बारे में बताऊंगा। और इन सारी संवतों को कैसे हम निकालते हैं यह भी बताऊंगा। कैसे बीसी और एडी में क्या डिफरेंस है। बीसी और बीसी की जगह पे अब बीसीई कर दिया, बिफोर कॉमन ईरा कर दिया गया। और एडी की जगह एनो डोमिनी की जगह पे अब कॉमन ईरा कर दिया गया। और इन सारे संवतों को अगर कोई संवत दिया रहता है तो उसको कैसे हम निकालते हैं, उसको ईस्वी में परिवर्तित करते हैं। विक्रम संवत से ईस्वी में कैसे परिवर्तित करेंगे और ईस्वी सन से विक्रम संवत में कैसे परिवर्तित करेंगे, इन चीज़ों को हम आपको आज डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे, ताकि जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार के प्रश्न या कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आसानी से आप जो है इससे प्राप्त कर सकें। चलिए हम चलते हैं सफर पे। अब देखिए विक्रम संवत की स्थापना, विक्रम संवत मालवा के शासक विक्रमा, इसकी स्थापना मालवा के शासक विक्रमादित्य। इन सारी चीजों की जानकारी हमें कैसे मिलती है? जैन साहित्य से हमको प्राप्त होती है। विक्रम संवत के बारे में मालवा के शासक विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व ईस्वी पूर्व में इसका प्रचलन किया था। इसे बीसी भी कह सकते हैं। और वर्तमान में बीसीई, बिफोर कॉमन ईरा, और पहले बिफोर क्राइस्ट कहते थे, की स्थापना की, ये जैन साहित्य के अनुसार। और विक्रमादित्य का शासनकाल सुख और समृद्धि से भरा हुआ था। इस कारण इस संवत को कृत संवत भी कहा जाता है, कृत संवत कहा जाता है, या मालवा संवत भी कहा जाता है। कहीं कहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए मालवा संवत, कृत संवत, सतयुग संवत भी कहा, सतयुग संवत कुछ भी नाम दे सकता है। तो इस सारे का मतलब हुआ विक्रम संवत, यानी विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व, यानी बीसी या बीसी कहें तो। जैन साहित्य के अनुसार महावीर के निर्वाण व विक्रम संवत में 470 वर्षों का अंतर है। और महावीर का निर्माण 527 ईस्वी में पूर्व मानी जाती है, ईसा पूर्व। इस प्रकार विक्रम संवत का कार्यकाल 527 माइनस 470, 57 ईस्वी। कहीं कहीं 57 ईस्वी पूर्व अगर दिया है, ईस्वी पूर्व, अगर कहीं 58 दे दिया जाए, कहीं 58 भी दे दिया है, इसी तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। 57 या तो देगा या 58 देगा, दोनों एक साथ कभी भी किसी भी परीक्षा में या कहीं भी नहीं पूछता है। तो कहीं कहीं 57 देता है, कहीं कहीं 58, लेकिन 57 सर्वसम्मत से माना जाता है। 58 भी कहीं अगर दिया है तो उसको आप समझ लीजिएगा, वही इसी के बारे में बता रहा। अब देखिए, अब शक संवत की बात करते हैं। अब देखिए, शक संवत में विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की स्थापना की। अब विक्रमादित्य के उत्तराधिकारियों के 135वें वर्ष में शकों ने उसके वंशजों को पराजित करने के उपलक्ष्य में शक संवत की स्थापना की। शकों ने विक्रमादित्य के उत्तराधिकारियों को पराजित किया और उन्होंने क्या किया? शक संवत की स्थापना। शक संवत की स्थापना किसने की? कुषाण वंश का महान शासक जिसको कहा जाता है कनिष्क ने। कनिष्क का शासनकाल 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक था और 23 वर्षों तक शासन किया था। 23 वर्षों तक शासन किया था। यही आज भारत का राष्ट्रीय संवत भी माना जाता है, इसी को राष्ट्रीय संवत भी माना जाता है। कुषाण का राज्याभिषेक का काल 78 ईस्वी को निर्धारित करने के लिए 1913 और 1960 दो सनों में लंदन में दो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजित किया गया, जिसमें इस सर्वसम्मत से 78 ईस्वी को सर्वसम्मत से कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि का निर्धारण किया गया। और अपने समापन भाषण में एल बासम ने इसकी घोषणा की। एल बासम एक महान इतिहासकार थे जिन्होंने उस सम्मेलनों में हिस्सा लिया था और उसके समापन भाषण में 78 ईस्वी को
कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि का सर्वसम्मत से घोषणा की। तो इसको समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके बाद हम चलते हैं, अब देखते हैं कैसे हम विक्रम संवत, मान लीजिए ये देखिए ये क्या है, यहाँ पे हम अगर मान लीजिए यहाँ पे बर्थ ऑफ क्राइस्ट है, इसको क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। और इसको अब क्या कहते हैं, इसको BCE, बिफोर कॉमन ईरा नाम के धार्मिक पहलू से हटा करके इसको एक सर्वसम्मत से इसको एक धर्मनिरपेक्ष पहलू देने के लिए जो है इसका नामकरण कर दिया गया BCE। इसी प्रकार AD को एनो डोमिनी को ही कॉमन ईरा में बदल दिया गया। और BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, BCE माने बिफोर कॉमन ईरा, एनो डोमिनी AD का मतलब होता था। अब उसकी जगह पे हम कॉमन ईरा NCERT की पुस्तकों में शुरू करते हैं, उसमें शुरू कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 0 जो है यहाँ से ईसवी सन का प्रारंभ होता है, इसे जीसस क्राइस्ट के बर्थ से ही हम शुरुआत करते हैं। अब मान लीजिए कोई है 100 विक्रम संवत है, ध्यान से समझिएगा, अगर जिसको संवत है, अगर हम इसको ईस्वी में परिवर्तित करते हैं तो देखिए यहाँ से विक्रम संवत मान लीजिए 57 है, तो यहाँ पे जो 57 ईसा पूर्व लिखा है, लेकिन यहाँ क्या एक विक्रम संवत होगा, 1 विक्रम संवत होगा। ठीक है, 1 से अगर 57 चला और फिर ईस्वी में अगर इसको परिवर्तित करना है तो यहाँ पे 43 तक चलेगा, 43 ईयर मान लीजिए यहाँ पे आया, तो यहाँ तक की दूरी कितनी हो, डिफरेंस कितना होगा, 100 विक्रम संवत। यानी 100 विक्रम संवत दिया, अगर ईस्वी में इसको परिवर्तित करना है तो क्या करेंगे, 57 इसमें से घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 43 ईस्वी। समझ में आया। यहाँ से पहला विक्रम संवत से अगर 100 विक्रम संवत दिया, ईस्वी में परिवर्तित करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 43 आ जाएगा। अगर ईस्वी को मान लीजिए 43 ईस्वी है, ईस्वी को विक्रम संवत में परिवर्तित करना, ईस्वी को विक्रम संवत में इधर ले जाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ से 57 और जोड़ देंगे 43 प्लस 57, यानी 100 विक्रम संवत। तो आप समझ गए होंगे, विक्रम संवत को अगर हम ईस्वी में परिवर्तित करेंगे तो क्या करेंगे, 57 घटा, अगर ईस्वी को विक्रम संवत में परिवर्तित करेंगे तो 57 जोड़ देंगे। इसी प्रकार अब देखिए शक संवत, यहां से शक संवत जो है एक शक संवत होता है, 58 ईस्वी पे जो जा करके एक शक संवत है। अगर हम 100 शक संवत की बात करें, 100 शक संवत को ईस्वी में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पे यहाँ से 100 चलेगा, यहाँ से 100 चला और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी क्यों आ जाएगी, अगर इसमें 178 जोड़ दिया गया, 178 ईस्वी हो गया। ठीक, समझ गए होंगे। इसी इसमें उल्टा चलता है, इसमें क्या होगा, अगर 178 ईस्वी है और इसको शक संवत में बदलना है तो इसमें 178 में से 78 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 ईस्वी। मतलब अगर विक्रम संवत को देख लीजिए जरा सा, विक्रम संवत यहाँ एक विक्रम संवत है, और यहाँ पे अगर 100 विक्रम संवत की बात करें तो यहाँ पे 57 आ जाएगा, 57 माने 0 ईस्वी, और फिर यहाँ से जब 43 आएगा तो 100 ईस्वी करीब आएगा, तो 100 विक्रम संवत आएगा तो कहाँ आएगा, 43 तक आएगा, तो 100 यहाँ 57 हो गया, और यहाँ पे तो क्या होगा, इसमें 57 घटा देंगे तो इतने ही दूरी जो है वो ईस्वी में परिवर्तित होगा। इसी प्रकार अगर ईस्वी है और विक्रम संवत लिखना है तो यहाँ से क्या करेंगे, 53 यहाँ तक, 43 यहाँ आ गया, 57 और उसमें जोड़ देंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, शक संवत है तो यहाँ से 1 से शुरू होगा 100 शक संवत, अगर इसको ईस्वी में परिवर्तित करना है, यहाँ पर ले आना है तो क्या होगा, 78 इसमें जोड़ देंगे, उसका उल्टा। और ईस्वी को अगर
सख संवत में परिवर्तित करना है तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 100 क्या हो गया, यहाँ पे 100 क्या हो गया, सख संवत हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए किसी भी तिथि को निकालने के लिए अगर विक्रम संवत है, ईस्वी में निकालना है तो क्या करेंगे, उसमें से घटा देंगे। ठीक है, ईस्वी है और विक्रम संवत निकालना है तो जोड़ देंगे। इसी प्रकार शक संवत है, अगर मान लीजिए अगर इसमें ईस्वी में निकालना है तो इसमें जोड़ देंगे, और ईस्वी को शक संवत में करना है तो घटा देंगे। यानी समझ गए होंगे आप पूरी तरह से। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब इसी प्रकार हम अगले पे चलते हैं जरा सा भाई। अगला क्या है भाई, इसकी स्थापना, गुप्त संवत की बात करते हैं। गुप्त संवत की स्थापना कौन किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता था। ये तीसरा शासक था गुप्त वंश का, और इसने ही गुप्त अपने राज्यारोहण की तिथि 319 ईस्वी को से इसने गुप्त संवत का प्रयोग किया था। 319 ईस्वी से गुप्त संवत की स्थापना किया था। अब देखिए बल्लभी संवत। बल्लभी संवत का प्रचलन था गुजरात के मैत्रेय वंश से। गुजरात के मैत्रेय वंश के शासकों ने गुप्त वंश को ही बल्लभी संवत के नाम से प्रचलित किया था। लेकिन अल बरौनी के विवरण के अनुसार बल्लभ नामक राजा जो था गुजरात का, उसने शक काल के 241 वर्ष बाद बल्लभी संवत की स्थापना की, और इस संवत की स्थापना 78 + 227 319 माना जाता है। लेकिन एक अन्य विवरण के अनुसार गुजरात के मैत्रेय शासकों ने गुप्त संवत को यथावत अपने शासनकाल में प्रयोग किया, उसका नाम बल्लभी संवत रख दिया। अब देखिए जरा सा जो प्रश्न आता है कैसे आता है, कई बार प्रश्न आता है, गुप्त संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है। गुप्त संवत और शक संवत में कितना है, गुप्त संवत 319 और शक संवत 241 ईस्वी है। ठीक है, इसी प्रकार बल्लभी संवत और शक संवत में कितना अंतर है। बल्लभी संवत में भी अगर पूछे और शक संवत में भी पूछे तो दोनों सेम है, 319। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को अभी हम सॉल्व भी कराएंगे, तो उसको जरा सा आप लोग देखते रहिएगा। अब देखिए कल चूर चेद संवत, कल चूर चेद संवत की ईश्वर आभीर नरेश किसने स्थापना की थी भाई, इसकी इसका प्रचलन किसने किया था, आभीर के नरेश ईश्वर सेन। आभीर ईश्वर सेन, आभीर भी कहीं नाम लिया रहता है, कहीं ईश्वर सेन द्वारा शुरू किया था। कालांतर में कलचुरियों ने इसमें अपना प्रधान मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कलचुरियों के शासन काल के अपने लेखों में इसका प्रयोग किया। ये इसकी संवत का डेट है 248 ईस्वी, या कहीं कहीं 249, दोनों एक साथ नहीं देगा, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी। इस प्रकार जो परीक्षाओं में पूछता है कि कल चेदी संवत का प्रचलन किसने किया था, तो आभीर नरेश कहाँ का, आभीर नरेश ईश्वर सेन ने किया था। और इसका ईस्वी पूछता है तो ये हो जाएगा मिलान के लिए। और हर्ष संवत, इस हर्षवर्धन ने अपने, हर्षवर्धन का शासनकाल कब था, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी था। हर्ष संवत का प्रारंभ उसने अपने राज्यारोहण की तिथि 630 को माना जाता है। हर्षवर्धन का राज्यारोहण 606 ईस्वी में हुआ था। इसी तिथि को जो है हर्ष संवत के नाम से जाना जाता है, 630 उसके राज्यारोहण की तिथि से। जिस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम 319 में राजगद्दी पे बैठता, अपने राज्यारोहण की तिथि के अनुसार उसने एक गुप्त संवत का प्रचलन किया, उसी प्रकार हर्ष संवत का भी प्रचलन जो है कहीं कहीं आता है, तो वो अपने हर्षवर्धन के राज्यारोहण की तिथि 601 ईस्वी को माना जाता है। अब देखिए एक और संवत की बात आती है। अब उसके बाद हम सवालों पे चलते हैं। कलि संवत, कलि संवत को माना जाता है, जरा सा एक बार इसको देख लें। कलि संवत क्या आ जाता है, 3102 ईसा पूर्व। प्राचीन कलयुग संवत भारत का सबसे प्राचीन संवत माना जाता है। इसकी शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। माना जाता है कि जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध में विजय प्राप्त की और पांडव हिमालय की ओर अपने
अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सिंहासनारूढ़ करके अपने हिमालय की ओर प्रस्थान करने तथा भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी लोक से बैकुंठ लोक के प्रस्थान की तिथि को ही कलि संवत के नाम से जाना जाता है। यहीं से कलयुग की शुरुआत होती है, इसीलिए इस संवत को कलि संवत 3100 मतलब जीरो लाइन के 3102 ईस्वी पूर्व से कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। इस कारण से यहीं से जो है इसी युग को कहा है, इसी संवत को कहा जाता है कलि संवत। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम प्रश्नों पे चलते हैं, जरा सा दो चार प्रश्न भी हमने लिया। शक संवत की स्थापना कब किया गया है महाराज? अब देखिए दो तीन प्रश्नों को हम चलते हैं। शक संवत की स्थापना आप आसानी से समझ सकते हैं। शक संवत की स्थापना किसने किया था? कनिष्क ने। कनिष्क ने कनिष्क ने कनिष्क का शासनकाल क्या था? 178 से 101 ईस्वी, मतलब उन्होंने 23 वर्षों तक शासन किया। तो इसकी स्थापना किसने किया? शक शासक। इसने विक्रमादित्य के उत्तराधिकारियों को पराजित करने के उपलक्ष्य में शक संवत की स्थापना की। ठीक, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। विक्रम संवत और शक संवतों में इतना अंतर है, अब देख लीजिए जरा सा भाई। हमने बताया था विक्रम संवत कहाँ है? यहाँ पे। अब हम BCE लिखना प्रारंभ करें भाई, ये 0 हो गया और ये 78 हो गया, ये 78 हो गया, ये हो गया 57 ईस्वी पूर्व, और ये ईस्वी पूर्व है यानी माइनस हो गया, और ये ईस्वी है। अब दोनों में डिफरेंस देखिए जरा सा भाई आप लोग, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है? 78 माइनस माइनस 57। अब क्या होता है? 78 माइनस माइनस प्लस 57 विच इज इक्वल टू 135 ईयर। ये प्रश्न कई बार आ चुका है पीसीएस और आईएएस में। ठीक है, विक्रम संवत और शक संवतों में कितना वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्षों का अंतर है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ भाई? विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की स्थापना की। ठीक, 57 और 58 अगर भी देता है कहीं कहीं तो इसको मान लीजिएगा, दोनों एक साथ नहीं देगा, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अब कौन से आता। शक संवत पर आधारित पंचांग राष्ट्रीय कैलेंडर में एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिनों के सामान्य वर्ष में निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि के तदनुसार माना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा भाई? 22 मार्च। जब सामान्य वर्ष रहे तो सामान्य वर्ष में क्या होता है? 22 मार्च होता है। सामान्य वर्ष 365 दिन का रहे तो 22 मार्च होता है हमारा पहला चैत्र। हिंदू कैलेंडर के अनुसार क्या होता है? चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन। ठीक है, तो पहला जो डेट होता है चैत्र का वो क्या होता है? 22 मार्च सामान्य वर्ष। और जब लीप ईयर होता है, लीप ईयर में, लीप ईयर वाले में 21 मार्च जो होता है हमारा पहला दिन, पहला एक चैत्र होता है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। अब देखिए एक चालुक्य अभिलेख में तिथि अंकन है शक संवत 78 ईस्वी पूर्व। इसका तुल्य वर्ष क्या है? ये है, अभी हमने आपको बताया था, एक कलचेरु है, यहाँ पे क्या है? अभिलेख है, इसमें दर्शाया गया है कि शक संवत वर्ष कितना है? 556 शक संवत। अभी हमने आपको बताया था कैसे निकालेंगे इसको, ईस्वी में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ से मान लीजिए 78 है, 78, तो सामान्य ईस्वी में ये 78 ईस्वी है अगर, तो यहाँ से एक शक संवत शुरू होता है, एक से कितना जाएगा?
कितना, अगर यहाँ पे है 556 शक संवत। अगर हमको ईस्वी में परिवर्तित करना रहे, यहाँ से 0 है, तो इसमें क्या करेंगे 78 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ईस्वी से शुरू हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 578 को ईस्वी में बदलने के लिए क्या कर, 556 56 को 78 जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 3 और 634 ईस्वी। अगर इसमें इतना जोड़ दिया गया तो कितना हो जाएगा, 634 ईस्वी हो जाएगा। ठीक, सीधे सीधे देख लीजिए 78, यहाँ से 1 शुरू होता है, 1 से 556, अगर ईस्वी में वो बदलेंगे तो यहाँ से शुरू होगा 78, जो गैप है उसको जोड़ दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 634 ईस्वी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगले प्रश्न को चलते हैं भाई। अब देखिए इसमें आराम से आप मिला सकते हैं। विक्रम संवत देख लीजिए, विक्रम संवत देखिए, ये आईएएस में आया हुआ प्रश्न है, विक्रम संवत कब होता है भाई, विक्रम संवत कब है, ये विक्रम संवत देख लीजिए भाई कब है। विक्रम संवत देखिए इसमें 58 दिया, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइए, आईएएस का पेपर है और उस कहीं कहीं 58 दिया। और शक संवत देखिए 78 ईस्वी देख लीजिए। गुप्त संवत 319 देख लीजिए कहाँ पे है भाई, 319 320 अगर हो गया तो ये है यहाँ पे 300। और कल संवत अभी हमने बताया, तो क्या होगा, डी में 1, डी में 1 2 में है विक्रम संवत, विक्रम संवत ए में 4, देखिए ए में 4 डी में 1, तो ए वाला सही है, देख लीजिए। देखिए विक्रम संवत हो गया, शक संवत पे तीसरा हो गया, और गुप्त संवत पे दूसरा हो गया, और कली संवत पहला हो गया, यानी सही। और ये जो है 378 क्या है, 248 क्या है, कल चेर चेदी संवत है। ठीक है, इसका दिया है नहीं जिक्र। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष, कौन सा वर्ष दिसंबर 2026 में शक संवत वर्ष होगा। ठीक है, अब देखिए दिसंबर, अब मान लीजिए 2026 से, यहां से 0 से चला और ये हमारा 2026, ठीक है। और इसको शक संबंध में अगर परिवर्तित करेंगे तो शक संबंध का एक कहां होगा, यहां से पर चलेगा, तो इसमें से कितना घटा देंगे, इतना घटा देंगे शक संबंध। ईस्वी को हम क्या करेंगे, 226 में से 78 हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और यहाँ पे 4, 1948 हो जाएगा। देख लीजिए, तो इस प्रश्न को भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे आसानी से। अब अगले को चलते हैं भाई। पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष इतना दिनांकित करता, आदि से विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो क्या होगा। ये भी देखिए प्रश्न आया, शक संवत में ये परिवर्तित है भाई। आप जरा से नंबर लाइन खींच लीजिए, यहाँ पे क्या होता है, 0 सीधे सीधे, ये शक संवत है, कितना है 465 शक संवत। ठीक है, यहाँ पे 465 है, तो मान लीजिए यहाँ पे 78 हो गया। 78 ईस्वी से क्या होता है, एक माना जाता है, एक शक संवत, एक शक से यहाँ से चला 478। अगर इसको ईस्वी में बदलना हो तो क्या होगा, पहले तो ईस्वी में बदलें, ईस्वी में बदलना है तो क्या हो जाएगा, ये 465 प्लस 78 जोड़ दीजिए भाई, कितना हो गया, ये अब ये हो गया 3 हो गया, यहाँ पे 7 7 14 के 4 हो गया, और यहाँ पे 5, ये हो गया हमारा ईस्वी। अब ईस्वी से भी पीछे चलना है, कहाँ पे चलना है, विक्रम संवत, यानी यहाँ पे 57 ईस्वी पूर्व को एक विक्रम संवत, एक विक्रम संवत माना, तो इसमें 57 और जोड़ दीजिए भाई।
57 और जो है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 और यहाँ पे 600। तो यहाँ पे 57 न जोड़ करके इसने 58 जोड़ा है, 58 के अकॉर्डिंग आंसर तो 601 हो जाएगा। ठीक है, तो 57 दिया रहे या 58 दिया रहे, 58 के अकॉर्डिंग आए आंसर तो दोनों में से एक ही दिया रहेगा। ठीक है, तो 601 ईस्वी हो गया। अब समझ गए होंगे इसको। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। आप देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार किया और नीचे दिए गए कूटों को आप हम कूटों का सहित। अब विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ, एकदम सही है भाई। शक संवत 78 ईसा पूर्व से सही हुआ, एकदम सही है। गुप्त काल या दिया रहा है या बल्लभी काल दिया रहा है, 319 से शुरू है। ठीक है, अब देखिए, भारत में मुसलमानों का शासन 1192 से शुरू। अब इसको हम बताते, मुसलमान तो बहुत पहले से भारत में आए थे, लेकिन 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित किया। जब मोहम्मद गोरी भाग रहा था तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने धर्म के अनुसार कि भागते हुए सैनिक को प्रहार नहीं किया जाता, उसको छोड़ दिया। और उसके बाद मोहम्मद गोरी ने रात दिन पूरी तरह से अपनी सेना को संगठित किया और अपने एकजुटता एक पूरी तरह से संघर्ष किया। तराइन पानीपत में तराइन तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, ये प्रथम युद्ध था। तराइन का प्रथम युद्ध था। अब 92 में जो है अपनी संगठित सेना को लेकर के पृथ्वीराज चौहान को जो है मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कर लिया। बहुत सारे इतिहासकारों के अनुसार उनको बंदी बना लिया गया, बहुत सारे इतिहासकारों के अनुसार उनको मृत्युदंड दे दिया गया। तो इस प्रकार जो है पहली बार जो पृथ्वीराज चौहान ने जो शासन तंत्र की जो व्यवस्थापना की, अरे मोहम्मद गोरी ने, तो पहली बार मुसलमानों ने शासन तंत्र की स्थापना, शासन युग का आरंभ किया गया। तो ये सल्तनत काल जिसे कहते हैं, यहीं से शुरुआत होती है। तो ये तीनों चारों सही है इसके अनुसार। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। शक और गुप्तों के संवतों के बीच में अंतर कितना है भाई? शक शासक और गुप्त शासक, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। डिफरेंस में क्या करते हैं, अधिक वाले में से घटा देते हैं। 319 में से हम कितना घटा देंगे, 78 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 241 वर्ष का डिफरेंस है शक संवत और गुप्त संवत के बीच में। ठीक, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। यहाँ तक आप लोग जुड़े रहे, यहीं तक 10 प्रश्नों को हमने लिया था, सारे परीक्षाओं से संबंधित। अब आशा करते हैं किसी भी परीक्षा में अगर इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई आप कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।